नमस्ते। मैं प्रशांत। स्वागत है आप मेरे साथ फिर कविता से पुस्तक में। हम लोगों ने यूपीएसआई जो 14 और 15 मार्च को एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग एक यूपीएसआई एग्जाम बूस्टर सीरीज चलाई है, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे हम 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर उसको खत्म करेंगे। उसको related जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जो सबसे हाई इंपॉर्टेंस रखते हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक को मैं कवर करना है। उसी क्रम में आज हम लोग डीपीएसपी को कवर कर रहे हैं, जो इंडियन पॉलिटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डीपीएस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से ऐड किया गया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये हमारे संविधान में ऐड हुआ। तो डीपीएसपी से आप लोग क्या समझते हैं? ऐसे नीति व सिद्धांत जिन्हें सरकार कानून बनाते समय ध्यान में रखेगी, उसे हम लोग डीपीएसपी कहते हैं। ठीक। आइए इसके बारे में क्विक रिकैप करते हैं हम लोग। देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में वर्णित है, और आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक। भाग 4 में 36 से 51 तक ये चीजें याद रखिएगा, क्योंकि पार्लियामेंट से या फिर पार्ट से जो भी हम लोगों ने देखा वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट था, लेकिन डीपीएसपी में आपको मैक्सिमम चीजें फैक्ट के जैसे पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसके उद्देश्य और महत्व के बारे में हम लोग समझते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बहाली, गांधीवादी विचारधारा का प्रसार, समाजवादी सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा, समानता और न्याय। ठीक। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये गैर न्यायोचित है, अर्थात इसको जब भी सरकार लागू करे या ना लागू करे ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। इसके खिलाफ हम जाके अदालत में ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार डीपीएसपी का ये कानून नहीं लागू कर रही है या फिर ऐसा कुछ। ठीक। और दूसरा विशेषता इसकी है, ये राज्य के लिए दिशा निर्देश है। ये राज्य की नैतिक दायित्व है या सरकार की इच्छा पर निर्भर है कि वो इसे लागू करे। भाई अगर वो काम नहीं करेगी तो अगली बार सरकार बदल दी जाएगी। और गतिशील संकल्पना, इसके वर्गीकरण की बात करें तो इसको समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत में बांटा जा सकता है। हालांकि ये हमारे काम की बात नहीं है। आइए, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, उनकी हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। ठीक। जैसे आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 36 में स्टेट की परिभाषा दी गई है, यानी राज्य की क्या परिभाषा होगी, राज्य की क्या प्रावधान है, उससे रिलेटेड जानकारी। ठीक। आर्टिकल 37 में इसके सिद्धांतों को लागू करना। और आर्टिकल 38, राज्य जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देगा। ठीक। 39 जो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ठीक। इससे क्या कहा गया है कि राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति और सिद्धांतों की चर्चा की गई है। जैसे आर्टिकल 39 ए में, 39 में क्या कहता है? 39 में हमारा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। फ्री लीगल एड, अर्थात कोई व्यक्ति कानून से इसलिए वंचित नहीं रह जाएगा कि उसके पास पैसा नहीं है, वो कानून के या कोर्ट में नहीं जा सकता है, उसको न्याय नहीं मिल सकता है। उसकी चर्चा 39 ए में की गई है। और आर्टिकल 39 डी हमारा क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। समान वेतन, ये हमारे आर्टिकल 39 डी में है। यानी चाहे वो मेल हो या फीमेल, सबको एक समान इक्वल, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। ठीक। आर्टिकल 40 हमारा जो है, आर्टिकल 40 वो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। यानी सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि वो पंचायत को ग्रामीण में पंचायत व्यवस्था का जो स्वरूप है हमारा, उसको अच्छे ढंग से लागू कराए। ठीक। ये इमेज है पंचायत की। आर्टिकल 41 फिर हम देखते हैं, ये काम और शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक। आर्टिकल 41 में हमारे यानी काम का जो भी एक प्रोसेस है, वो हर किसी को काम का अधिकार है, हर किसी को शिक्षा का अधिकार है। ठीक। आर्टिकल 42 फिर हमारा है, 42 इस पे नहीं मेंशन, उसको मैं ऊपर ले दे रहा हूँ। आर्टिकल 42 में क्या कहा गया है? न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाएं, मानवीय कार्य दशाएं, अर्थात व्यक्ति को काम करने के लिए जहां भी रखा जाएगा
वो एक मानवीय ढंग से अच्छे और कायदे की जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो काम करेगा। ठीक। फिर हमारा आर्टिकल 43 है, कर्मचारियों के निर्वाह के वेतन से संबंधित है, यानी उनको क्या काम के बदले क्या उनको पैसा मिलेगा। 43 ए कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया है, यानी उद्योगों में कर्मचारियों की सहभागिता। और 43 बी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, जिसे 1957 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में जोड़ा गया था। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद हम लोग और जो महत्वपूर्ण हमारा आर्टिकल है 44, जिसमें यूनियन सिविल कोड की चर्चा की गई है, यानी समान नागरिक संहिता। ये अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर जो भी हमारे इंडिया में रहने वाली कम्युनिटी है, उनके लिए विवाह, उत्तराधिकार या फिर गोद लेने से रिलेटेड जो भी कानून होगा, वो सब एक जैसा होगा, यानी कोई अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग नहीं। ठीक। अब अगला आर्टिकल हमारा आर्टिकल 45। इसमें बाल पर पूर्ण देखभाल की बात की गई है, यानी बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसके ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उसे ठीक ढंग से रखा जाए। और 6 वर्ष से कम आयु का जो भी बच्चा होगा हमारा, उसको शिक्षा का अधिकार है। इसके पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी है कि बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड कराएं। आर्टिकल 46 हमारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी होगी। और आर्टिकल 47 पोषाहार एवं लोक स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाना, यानी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा खाने को मिले, उसकी चर्चा 47 में की गई है। आर्टिकल 48 हमारा कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है, यानी राज्य का एक कर्तव्य होगा कि वो कृषि को बढ़ाए, पशुपालन को बढ़ाए। उसी क्रम में 48A जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, यानी राज्य सरकार का यह दायित्व होगा, सरकार का यह दायित्व है कि वो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करे। फिर हमारा आर्टिकल 49 है, जिसमें स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्थान है, जो भी वस्तुएं हैं, उसका संरक्षण का जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब अगला आर्टिकल हमारा जो डीपीएसपी का है, आर्टिकल 50, जिसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव की चर्चा की गई है, यानी जो जुडिशरी है हमारी, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी से अलग अलग रहेगी दोनों। ठीक। इसमें देखिए, यानी ये न्यायालय अपना काम करेगा और कार्यपालिका जो है उसको अपना काम करने का अधिकार है, यानी जो कानून को लागू करेगा और जो न्याय प्रोवाइड करवाएगा। फिर हमारा आर्टिकल 51 है, जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है, यानी इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देना, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज है, वो डीपीएसपी के टॉपिक पे, वो उसके नेचर से रिलेटेड है। अर्थात डीपीएसपी की क्या प्रकृति है, जैसे ये गैर न्यायोचित है। ठीक। अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया कराया जा सकता है, ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं, वो कानून को लागू करे या ना लागू करे। अवाद योग्य है, अर्थात इस पे विवाद वाद मतलब न्यायालय में दाखिल नहीं किया जा सकता है कि सरकार कानून नहीं बना रही है इससे संबंधित। ये एक रिवीजन के लिए हमने इसको डाला है स्लाइड। जैसे इकोनॉमिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना, वो डीपीएसपी में उल्लेख किया गया है, डीपीएसपी में लिखा है। और सोशल वेलफेयर, यानी समाज के कल्याण के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनेगी कि वो काम करे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो 48A में हमने पढ़ा। फिर ये कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति की बढ़ावा देना, धर्मनिरपेक्षता का पालन, सभी को काम और एक न्यायोचित मानवीय दशाओं में काम करने का मौका देना, जेंडर इक्वलिटी यानी पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, सब एक जैसे, महिला सशक्तिकरण करना, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, और रूरल डेवलपमेंट यानी कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना। ठीक। तो ये हमारा वीडियो था बीपीएसपी से रिलेटेड, जिसमें हमने आपको महत्वपूर्ण जो भी आर्टिकल हैं, डीपीएसपी के सारे आर्टिकल का एक क्विक रिवीजन करवाया, और डीपीएसपी में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताई। ठीक। ये लोक कल्याणकारी राज्य की और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य है। ठीक। इसका आर्टिकल आप लोग जरूर ध्यान रखें, आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी पार्ट 4, यानी भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख है। ठीक। इसकी अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे आर्टिकल हैं, वो हमारा है आर्टिकल 39। आप लोग इसको जरूर ध्यान रखें। विकास द्वारा जो भी अनुसरण किए जाने वाले नीति और सिद्धांत है, इसमें 39A में निःशुल्क विधिक सहायता, यानी फ्री लीगल एड की बात की गई है। और 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी मेल और फीमेल सबको जो भी
काम है, वो समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। फिर अगला आर्टिकल जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, वो 40 है, जिसमें सरकार की जिम्मेदारी है ग्राम पंचायत का गठन करे। और 43 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कर्मचारियों के निर्वाह वेतन से संबंधित है, जिसमें 43A जो उद्योगों में कर्मचारियों की सहभागिता है, और 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आर्टिकल 44 तो इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं, यूनियन सिविल कोड। फिर उसके बाद 47, 48 कृषि एवं पशुपालन, और 48A ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और आर्टिकल 50 न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से अलगाव, और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। तो ये हमारा डीपीएसपी का वीडियो था। एक यूपीएसआई का जो बूस्टर सीरीज हम लोगों ने चलाई है, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसको आज हम लोगों ने कवर किया। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। डीपीएसपी से रिलेटेड जो भी चीजें आएगी आपके एग्जाम में, इतना बहुत सफिशियंट है, आप लोग उसको कर ले जाएंगे सवाल। इसका 2-3 बार आप लोग रिविजन कर लें। और भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आगे की जो वीडियो हमारी पड़ी है इंडियन ज्योग्राफी की, हमने सीरीज चलाई है यूपीएसआई के रिगार्डिंग, यूपीपी के रिगार्डिंग, इसको आप लोग जरूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।